हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड इलास्टिसिटी नई यूनिट को शुरू कर रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशता। तो इलास्टिसिटी है क्या, ये आपको पता ही होगा। जैसे कि इसका एक फॉरमोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल सब बोल सकते हैं, रबड़ उसको खींचते हैं तो जैसे या स्प्रिंग ले लो कि ये कोई स्प्रिंग है, उसको इतनी लेंथ क्या मान लो यहाँ तक एल लेंथ का, इस स्प्रिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगाते हैं। जैसे ही फोर्स एफ लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, खींचा जाएगा। तो मान लो यहाँ पर आ गया, अभी तक इसमें फोर्स लगा हुआ है। इस फोर्स को जो हमने लगाया है इसको बोलते हैं विरूपक बल। यानी कि एक ऐसा फोर्स एक्सटर्नली जो हमने लगाया वो क्या कर रहा है, जिस बॉडी पे या जिस ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा, विकृत कर देगा। तो जैसे ही अब हम क्या बढ़ रहे हैं, इस फोर्स को जैसे ही हटा लेते हैं, यानी कि मैंने फोर्स को हटा दिया, जैसे ही हटाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स प्रोड्यूस होता है अपने आप। वो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, हिंदी में प्रत्यानयन बल। इस प्रत्यानयन बल का काम क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग था या जिस ऑब्जेक्ट पर हमने बाहर से एक्सटर्नली फोर्स लगाया है कि इस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आए या वो विकृत हो जाए, उस ऑब्जेक्ट को फिर से उसकी साम्यावस्था यानी कि इसी पहले वाली पोजीशन पे लाने का काम करता है। तो उस बल को क्या बोलते हैं, अपोजिट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ये तो इलास्टिक, अब उसका फिर से इसी साम्यावस्था में आ जाना। यहाँ हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि विकृति उत्पन्न ना हो, यानी कि शेप में चेंज ना हो, शेप में चेंज हो सकती है बहुत ही नेग्लिजिबल सी, तो उसको ऑलमोस्ट हम इक्विलिब्रियम या फिर जैसे वो इनिशियल था वैसा ही मान लेते हैं कि उसी स्टेट में आ गया। तो इस टाइप की जो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। ठीक है, तो इसी को ही हम बेसिक से पढ़ेंगे और इसी में ही आगे इसके जो मॉड्यूलस आते हैं उनके बीच में रिलेशन पढ़ना और दो चार इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी यूनिट में, तो उन सबको पढ़ेंगे। तो हमारी जो टॉपिक है वो क्या है, इलास्टिसिटी, प्रत्याशता। तो प्रत्याशता देखो क्या है, मान लो मेरे पास ऐसी कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, इतनी बड़ी नहीं मानते, मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल जो है वो आपस में फिक्स डिस्टेंस पे पड़े हैं जब हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो ये मैं अणु या परमाणुओं को दिखा रही हूँ कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो फिक्स है इस टाइप से। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस है। ये क्या, मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले ली, कोई वस्तु ले ली जिसके ऊपर मैंने क्या लगाया, विरूपक बल। अब जो हम बाहर से एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विरूपक बल। ये विरूपक बल क्या, या फिर इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, ऐसे फोर्स जो कि क्या कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं उसमें क्या प्रोड्यूस कराएंगे, कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न कराएंगे, स्ट्रेन, विकृति को बोलते हैं स्ट्रेन, कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लो मेरे पास ऐसा कोई सॉलिड मान लो या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मान लो जिनके बीच की मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो है फिक्स है। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली मैंने फोर्स लगाया। फोर्स मैंने इस टाइप से लगाया कि मॉलिक्यूल्स के बीच की ये जो डिस्टेंस थी ये थोड़ी सी बढ़ गई। ये मैंने बढ़ी हुई दिखा दी, मैंने सिर्फ दो ही लाइन में दिखाया। तो इस केस में क्या होगा, अब इसको क्या, ये मैंने तीन मॉलिक्यूल वाले दिखाने के बजाय मैंने सिर्फ दो ही दिखाए हैं, इसमें होंगे तो तीन ही। तो जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ी तो क्या होगा, ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, जैसा मटेरियल पहले था उसको वैसा लाने के लिए जो इस विरूपक बल के या जो हमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो वो वाला बल अब इस डायरेक्शन, इस वाले केस में क्या हो सकता है, अगर मुझे ये डिस्टेंस कम करनी है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में जो ये परमाणु या फिर ये जो अणु है इनके बीच में कैसा फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो। तो यानी कि अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दूंगी तब तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स या फिर आकर्षण बल के रूप में प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, वापस को उस ऑब्जेक्ट को या जिस मटेरियल पे हमने फोर्स लगाया उसको उसकी साम्यावस्था में लाने की ट्राई करेगा। इसी के अपोजिट अगर मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में इस तरीके से फोर्स लगा दिया
मॉलिक्यूल्स का ये साइज मैंने छोटा बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि साइज चेंज हो गया, कि ये जो डिस्टेंस थी इसको क्या बोलते हैं, अंतराण्विक डिस्टेंस, इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस, या फिर दो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है। अब ये इतना तो आपको पता ही होगा कि ये आपस में अगर एक साथ पड़े तो मतलब इनके बीच में कोई ना कोई तो ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस काम कर रही है जिसके कारण ये आपस में बाउंड हुए पड़े आपस में। तो इस केस में जब मैं इनके बीच की डिस्टेंस मान लो मैंने कम करी है अभी पहले के कंपैरिजन, तो इस केस में क्या होगा, अगर दूरी कम होगी हमारे इस एक्सटर्नल फोर्स से, तब क्या होगा, उसमें रिपल्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। मैंने रिपल्शन को आरपी या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। तो वो क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को फिर से उसकी साम्यावस्था में लाने की ट्राई करेगा। तो वो बल जो इस विरूपक बल के विपरीत दिशा में प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, या फिर एक और उसको नाम बोल सकते हैं, वो क्या, प्रत्यास्थ बल, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिसिटी, ये आपको पता होगी इलास्टिसिटी क्या है, कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के कारण क्या हो, उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी चेंज आ रहा है या फिर उसकी शेप चेंज हो रही है कोई भी ऑब्जेक्ट की, तो उसे फिर से बल हटाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा जो उसे फिर से उसकी साम्यावस्था में लाएगा। तो इसी गुण को, पदार्थों की इसी ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। और अगर इसके अपोजिट कि मॉलिक्यूल्स में हमने कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लगाया लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद क्या उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, यानी कि दृढ़ बॉडी। रिजिडिटी का मतलब क्या है, दृढ़ता, मतलब कुछ भी हमने फोर्स लगाया उसके बीच में कोई चेंज नहीं आया है, फोर्स चाहे कितना भी लगा दे, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। और इसके अपोजिट होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, ये जो इलास्टिक बॉडी है इसके अपोजिट होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या है कि अगर हमने फोर्स लगाया तो उसकी शेप में चेंज हुआ, मान लो विकृति उत्पन्न हो गई, लेकिन विकृति उत्पन्न होने के बाद उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब ऐसी सिचुएशन ये है कि फिर से जैसे ही हमने बल हटाया तो वो अपनी साम्य अवस्था में चला गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें ये प्रॉपर्टी प्रत्यास्थता की ना हो, या इसको अप्रत्यास्थता के बिल्कुल अपोजिट बोल सकते हो, उनको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लो मोम का टुकड़ा ले लो। अब मोम है, कैंडल की जो कैंडल है उसको आप खींचोगे, मान लो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो खींचने से थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे ऐसा तो नहीं है कि वो फिर से अपनी उसी पोजीशन पे चली गई जब आपने फोर्स, मतलब जितनी लेंथ उसकी पहले थी विरूपक बल लगाने से पहले, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उन ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे प्लास्टिक। या फिर गीली मिट्टी, मान लो किसी यहाँ पे कोई गीली मिट्टी पड़ी है, उसके ऊपर आप प्रेशर लगाते हो, उसको दबाते हो हाथों से, तो दबाने से मिट्टी फैल जाएगी। अब जब फैल गई और जैसे ही आपने प्रेशर हटा लिया, मतलब आपने उसे नहीं दबाया हो, तो वो मिट्टी फिर से वैसे थोड़ी ना हो जाती है, इसी शेप में तो नहीं आएगी। तो वो भी क्या, इन्हीं प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल हो गया। प्लास्टिक का मतलब वो प्लास्टिक नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि जिसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ और जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो हटाने से क्या उनके बीच में फिर से वो उसी पोजीशन पे नहीं आ गया जिसपे वो पहले थे। ठीक है, यानी कि अपनी ऐसे बोल सकते हो कि पूर्वावस्था में नहीं लौटा जिस अवस्था में वो पहले था, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। ये प्रत्यास्थता का बेसिक है। अब इसमें 3-4 टर्म्स आती हैं, प्रतिबल, विकृति और जो इनके मॉड्यूलस हैं, ये प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको करते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है वो है प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। प्रतिबल यानी कि क्या है, अब देखो मैंने आपको बोला था कि किसी ऑब्जेक्ट पर आप जो है वो बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हो, जैसे ही आप फोर्स लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन या फिर विकृति उत्पन्न कराने के लिए। अब जो आपने फोर्स लगाया है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, विरूपक बल। अगर विरूपक बल लगाया है तो वापस से उसी ऑब्जेक्ट को साम्यावस्था में लाने के लिए विरूपक बल को जैसे ही हटाएंगे तो उसके अंदर क्या एक और फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स। तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल उत्पन्न हुआ
किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुआ, जो हमने फोर्स लगाया था उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस या फिर प्रतिबल। ध्यान रखना ये वाला जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसको प्योर हिंदी में बोलेंगे प्रत्यानयन बल या फिर आंतरिक प्रतिक्रिया बल। आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही बोल सकते हैं इसको। अब कैसे बोल सकते हैं, एक सेकंड रुको, या फिर इसको आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि ये है क्या, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। अब इसको आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्यों बोला, क्योंकि मान लो स्प्रिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर ही फोर्स लगा करके उसको खींचा, जैसे ही इस फोर्स को हम हटा लेते हैं, जीरो कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था तो अपोजिट डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिक ही एक इस वाले फोर्स के अगेंस्ट या फिर जैसे एक्शन रिएक्शन है, यानी कि ये जो हमने एक्शन किया था उसके रिएक्शन के लिए, यानी कि इस क्रिया के लिए जो प्रतिक्रिया के कारण फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो वहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिबल की डेफिनेशन देखिए तो वो क्या कि किसी ऑब्जेक्ट पर विरूपक बल जब लगाया जाता है, ये भी लिख देना, तो उसमें क्या स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उस स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो उस स्ट्रेन को हटाने के लिए या फिर से जो ऑब्जेक्ट है उसे उसकी इनिशियल स्टेट में साम्य अवस्था में लाने के लिए जो विरूपक बल के विरुद्ध आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि हम एरिया ए लेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबल। अब ये प्रतिबल 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सेकंड होता है इसमें नॉर्मल स्ट्रेस। थर्ड को बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस, या फिर इसका एक और नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडिनल को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल यहाँ पे आएगा। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब, अभिलंब प्रतिबल। शियरिंग को हिंदी में बोलते हैं अपरूपण, अपरूपण प्रतिबल, या फिर टेंजेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा टेंजेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो क्या होती है, स्पर्श रेखा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्शी प्रतिबल। तो अब देखेंगे कि ये जो तीनों ये टर्म्स हैं स्ट्रेस की वो है क्या, ठीक है। तो पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, तो उसको मैंने लिख दिया, पहला वाला पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो ये क्या होता है, मान लो कि कोई ऐसे कोई वायर है, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको पढ़ रहे हैं, ये चीज मत समझ, एक बार मैं जब मैं आपको स्ट्रेन बताऊंगी, विकृति बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने की ट्राई कर रही हूँ। मान लो ये कोई तार लटकी हुई है, कोई वायर है जिसकी लेंथ मैंने मान ली L है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हम कैसे फोर्स लगा रहे हैं, इस वायर की लेंथ की डायरेक्शन में। जैसे ही इसकी लंबाई की दिशा में फोर्स लगाएंगे, तो ये जब जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। मान लिया कि लेंथ जो है वो डेल्टा L बढ़ गई, ठीक है। तो इस केस में क्या है, लंबाई के दिशा के अनुदिश, यानी कि लंबाई के चेंज करने के लिए जो विरूपक बल प्रोड्यूस हुआ है उसके, अब मैंने जब ये जो मैंने प्रतिबल बोला है वो क्या है, विरूपक बल के रिएक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, जो विरूपक बल जो हमने लगाया है उसको ओवरकम करने के लिए या फिर से उसको साम्यावस्था में लाने के लिए जो बल लगाया। तो वैसे ही यहाँ पर हमने विरूपक बल किस लिए लगाया, लंबाई की दिशा में। तो जो विरूपक बल है उसके अपोजिट में या फिर उसके विरोध में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रेस है तो वो फोर्स ओवर में एरिया है। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स है वो कैसा लगा है, लेंथ की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस हुआ है। लेंथ में हमने फोर्स लगाया, अगर लंबाई में चेंज हो रहा है तो लंबाई की दिशा में लगे हुए विरूपक बल के विपरीत जो बल उत्पन्न हुआ है प्रत्येक क्षेत्रफल पर उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। अब जो दूसरी इसमें आती है डेफिनेशंस, ये बस छोटी छोटी वो आपको देखनी पड़ेगी, वैसे मैंने आपको बता दिया, वो आपको वैसे ही ये 2 मार्क्स पे आ सकती है ये वाली डेफिनेशन।
तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसलिए करा रही हूँ। और दूसरा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप इस तरीके की है, ठीक है। समझने के लिए है कि नॉर्मल का मतलब, एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर। तो क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। इस टाइप से भी लगा सकते हैं और इसके अपोजिट भी फोर्स लगाते हैं। मतलब मैंने इस वाली, ये जो एक फेस है, ये जो एक फलक है, इसके चारों ओर मैंने फोर्स लगा दिया नॉर्मली लगाया परपेंडिकुलर। तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो अब इस वाली ऑब्जेक्ट में चेंज किस में होगा, इसके वॉल्यूम में होगा। जैसे तार को खींचा तो उसकी लंबाई में चेंज हुआ, वैसे इस वाली पर हर डायरेक्शन पे मैंने फोर्स लगाया। अब अंदर की ओर फोर्स लगाया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस है तो फोर्स ओवर में एरिया, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, उसी को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो अब इसमें चेंज आयतन हो रहा है, तो आयतन में परिवर्तन के लिए जो विरूपक बल लगाए हैं उसके विरुद्ध, अब ये क्या था, लंबाई में चेंज के लिए जो विरूपक बल लगाया था उसके विरुद्ध जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसका ओवर में एरिया का रेशो। अब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसके विरोध के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। बस ध्यान रखना, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके अपोज करने के लिए जो फोर्स लगाया और एरिया है उसका रेशो, ठीक है। अब तीसरी क्या चीज है हमारे पास, शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल। अब शेयरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरूपण, या फिर टेंजेंशियल मतलब स्पर्शी स्ट्रेस प्रतिबल। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल। तो अब देखो इसमें भी प्रतिबल है, प्रतिबल का फॉर्मूला तो बस फोर्स ओवर में ए ही होगा। अब हमें ये चीज देखनी है कि शेयरिंग होती क्या है। तो देखो जैसे मैंने ये चीज ली थी वैसे ही मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो ऐसी कोई मेरे पास क्या है, कोई शेप पड़ी है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इस तरीके की कोई शेप पड़ी है। तो शेयरिंग या फिर अपरूपण का मतलब क्या होता है कि इस वाले में तो क्या, नॉर्मल में क्या था, वॉल्यूम चेंज हुआ, वैसे ही शेयरिंग में क्या होता है, इस तरीके से फोर्स लगाया जाता है कि वॉल्यूम ना चेंज हो। ए बी जो है वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा रही है, यानी कि ए बी में कोई चेंज ना है। फोर्स लगाया जाता है हमेशा इस डायरेक्शन में, स्पर्शी लगाया मैंने टच करता हुआ। तो फोर्स कैसे लगाते हैं कि ये वाली जो चीज है सिर्फ और सिर्फ ना तो इसकी लेंथ चेंज हो, मैं एक सेकंड डायग्राम बना रही हूँ फिर आपको इजीली समझ आएगा। ये लेंथ क्या है, एल है, ये भी एल ही रहेगी, यहाँ पे कुछ चेंज आया है। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, इस तरीके से स्पर्शी प्रतिबल लगाया जाता है कि वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए लेकिन शेप जो है वो चेंज हो जाए। देखो शेप चेंज हुई, ए बी जो है ऐसा फोर्स लगाया जाता है कि ए बी की सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी हो, बस सी जो है वो चला जाए सी डैश पे और डी जो है वो डी डैश पे चला जाए। मतलब इस तरीके की जो ऑब्जेक्ट थी उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो कुछ इस तरीके की हो जाए, बस फेस जो है वो थोड़ी सी आगे की ओर खिसक जाए। यानी कि चेंज क्या है, सिर्फ यहाँ पर कुछ चेंज आए, मान लो कुछ एंगल का चेंज आ जाए, वो क्या है फाई। तो इस टाइप का चेंज जो प्रोड्यूस होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ पर शेप चेंज हुई, उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग या फिर अपरूपण हो गया उस ऑब्जेक्ट में। जो इस टाइप की विकृति है इसको क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति है। तो ये टाइप से विकृति है, शेप चेंज हुई है तो इसको क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति। तो ऐसा फोर्स जिसमें क्या हो, वॉल्यूम चेंज ना हो लेकिन शेप चेंज हो, तो इस टाइप से जब हम विरूपक बल लगाएंगे या जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया पर, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। ध्यान रखो कि जो स्ट्रेस है वो है क्या, बेसिक अगर देखें तो फोर्स ओवर में एरिया, अगर लॉन्गिट्यूडिनल है तो लंबाई की डायरेक्शन में जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उसके अपोजिट, अगर नॉर्मल है तो वॉल्यूम में चेंज के लिए हमने जो फोर्स लगाया था उसके अपोजिट जो
और अगर शियरिंग स्ट्रेस है तो शियरिंग या फिर अपरूपण विकृति लाने के लिए, अपरूपण विकृति आप समझिए कि किस टाइप से कुछ चेंज आएगी, शेप चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज ना हो, तो इस टाइप पे जो फोर्स उत्पन्न हुआ उसको फिर से साम्यावस्था में लाने के लिए तो पर यूनिट एरिया और या फिर फोर्स और एरिया का रेशियो क्या कहलाता है, शियरिंग या फिर स्पर्शी प्रतिबल। ठीक है, तो ये प्रतिबल था। अब इसमें नेक्स्ट टर्म आती है, वो होती है विकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन या फिर विकृति। अब विकृति क्या है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कुछ एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो, तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में कुछ ना कुछ चेंज होता है, या फिर मान वो चेंज कैसा भी हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, जैसे इसमें देख लो यहाँ पे लेंथ में चेंज हो रहा है, इसमें वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इसमें शेप में चेंज हो रहा है। तो चेंज किसी भी टाइप का हो तो उस चेंज को क्या बोलते हैं, विकृति। और ये हमेशा क्या है, यूनिटलेस होती है, विमाहीन होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और अगर मैं इसकी यूनिट देखूं प्रतिबल की, तो प्रतिबल की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हर एक की, इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी और इसकी भी, तीनों की यूनिट सेम रहेगी। और ये जो विकृति होती है इसकी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है, क्योंकि इसमें हम चेंज ओवर में जो इनिशियल थी उसको लेते हैं। अब इसको कैसे ये यूनिट लेस है वो समझेंगे। अब जैसे प्रतिबल तीन टाइप का था, अनुदैर्ध्य, अपरूपण और अभिलंब, वैसे ही विकृति भी तीन टाइप की है, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और विकृत। जो तीन टाइप उसके थे वही इसके हैं। तो पहला कौन सा है, अनुदैर्ध्य विकृति, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसमें देखो क्या है, अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडिनल से क्या पता चल रहा है कि इस टाइप से कोई वायर है, तो उस वायर के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स से कुछ ना कुछ लेंथ में, जैसे ये कोई एल लेंथ की कोई तार पड़ी है, ठीक है, इतनी इतनी लेंथ तो कितनी है, एल। अब इस पे क्या है, लंबाई की दिशा में जब आप फोर्स लगाते हो, मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, ये फोर्स कैसा होगा, विरूपक बल होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो कि क्या करेगा, इस वाली वायर के अंदर विकृति प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, यानी कि शेप में चेंज कराएगा। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज हो गया, तो उस टाइप जो लॉन्गिट्यूडिनल विकृति होगी, मैंने बोला था इसको रेशियो की फॉर्म में लेते हैं, तो ये जो विकृति होगी वो क्या होगी, अनुदैर्ध्य विकृति की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन ओवर में इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ वायर, या फिर फोर्स लगाने से पहले जो लेंथ थी उसका रेशियो क्या कहलाता है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, स्ट्रेन, प्रारंभिक लंबाई, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, डेल्टा एल, चेंज लंबाई में डेल्टा एल है, ओवर इनिशियल लेंथ मैंने एल ली थी, तो लेंथ ओवर में लेंथ यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसी के कारण ये क्या है, यूनिटलेस है, विमाहीन है, या फिर मात्रकहीन भी है, डायमेंशनल लेस भी है और यूनिटलेस भी है। अब लेंथ के अलावा हमने लगाया तो चेंज इन लेंथ ओवर में इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो वो तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब दूसरी क्या थी, जैसे प्रतिबल था दूसरा, वैसे ही प्रतिबल कौन सा था, अभिलंब प्रतिबल या फिर नॉर्मल। तो वैसे ही ये भी क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेन। बस विकृति है तो विकृति लग जाएगा और प्रतिबल है तो प्रतिबल लग जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेन में हमने क्या देखा था कि इस तरीके की कोई ऑब्जेक्ट थी, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, संकुचित ही कर रहे हैं, हो सकता है फोर्स इस तरीके के लगाओ कि इसका जो है एक्सपेंशन हो जाए, मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो आप किसी तरीके से मर्जी दिखा देना, दोनों एक साथ मत दिखाना, बस फिर चेंज जीरो हो जाएगा। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेन में क्या आ जाएगा, है क्या ये भी रेशियो किसका, अब इसमें वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो मान लो फोर्स लगाने पर वॉल्यूम में चेंज हुआ डेल्टा वी, अगर संकुचित हुई है तो मान लो इतने से मान लो यहाँ पर पहुंच गई, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो मैंने मान लिया डेल्टा वी, ओवर में इनिशियल वॉल्यूम मैंने मान लिया वी, इस चीज को हटा दो। ठीक है, वैसे ही तीसरी इसमें क्या थी, शियरिंग, जैसे उसमें था अपरूपण प्रतिबल
या फिर टेंजेंशियल स्पर्शी प्रतिबल। तो यहाँ पे अगर विकृति है तो स्पर्शी विकृति हो जाएगा। अब अपरूपण आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरफ शेप में चेंज आए, वॉल्यूम में चेंज ना आए। तो अब उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई साइड जो है वो फाई जो है एंगल पे हो गई है, थोड़ा सा उसमें इंक्लाइन आ जाए, झुकाव आ जाए, जैसे कि इस तरीके की कोई शेप थी, तो वो क्या कुछ ऐसी हो जाए। ये वाली दोनों सेम बनाना, डेल्टा एक्स, क्योंकि हम इसको लेंथ को डेल्टा एक्स ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये मैंने ले ली कोई ए बी सी डी, कोई एक फलक है, कोई एक फेज है, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, स्पर्शी प्रतिबल लगाया। तो जैसे ही प्रतिबल लगाया तो वो कुछ इस तरीके के इसमें चेंज आ गया। मान लो इस साइड की सब झुकी है ये वाली फेज, डी जो है वो डी डैश पे चला गया और सी जो है सी डैश पे चला गया। अब चेंज शेप में हुआ है, वॉल्यूम उतना का उतना पड़ा है। तो मान लिया कि फाई एंगल पे इसका क्या इंक्लाइन हो चुके हैं, ठीक है। ये कितना है, डेल्टा एक्स चेंज ले लिया, डेल्टा एक्स है ये, और लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी, तो वो मैंने ले लिया एल। तो अपरूपण विकृति क्या हो जाती है, फाई। अब ये भी यूनिट लेस है, हमें पता है कि चेंज फाई आ रहा है, तो वो होगी कितनी, अपरूपण विकृति फाई। अब देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, चाहे तो आप ले लो बी डी डी डैश, या फिर आप ले लो ए सी सी डैश, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो ये वाली लेंथ भी एल ही होगी। देखो ये एल लेंथ है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ बना रही हूँ, एक सेकेंड। इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, ये लेंथ फाई है, इसको लिया मैंने डेल्टा एक्स, और ये कितनी ली है एल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अगर इस वाले ट्रायंगल से tan फाई लगाऊं, तो मुझे क्या पता चलेगा, tan फाई बेस ओवर में परपेंडिकुलर, तो वो कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा एक्स ओवर में एल, यही हो जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर में बेस होता है, सॉरी, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने डेल्टा एक्स, बेस हो गया ये, और ये 90 एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस या फिर करंट। तो यहाँ से मेरे पास tan फाई की एक वैल्यू निकल रही है। इफ फाई बहुत स्मॉल हो, फाई बहुत छोटा ले हम, कि हमने माना कि ये जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, तो जो tan फाई होगा वो ऑलमोस्ट फाई के इक्वल हो जाएगा। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फाई के बहुत छोटा आने पर डेल्टा एक्स ओवर में एल के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो देखो डेल्टा एक्स भी क्या है, जो लेंथ है, तो एक्स भी एक लेंथ टाइप ही है, तो उसमें जो चेंज हुआ वो डेल्टा एक्स है, और दूसरा लेंथ क्या है, वो भी मीटर की है, ये भी मीटर है, मीटर ओवर में मीटर, फिर से डायमेंशन लेस हो गया। तो स्ट्रेन स्ट्रेस ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म आती है, वो है, इसमें ये जो नेक्स्ट आता है हुक्स लॉ, हुक का नियम। अब हुक का नियम क्या है, ये तो आपने 11th में शायद आपकी इलास्टिसिटी लगती है, तब से आपने पढ़ी होगी कि हुक के नियम के अकॉर्डिंग क्या, हुक ने एक नियम दिया था, उसने क्या बोला कि जो प्रतिबल है वो सदैव क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। ये तो आपने पढ़ा ही है, वही हुक का लॉ है कि रॉबर्ट हुक ने दिया था ये रूल। उसने क्या बोला था कि अगर किसी चीज पे हम प्रतिबल, अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस करा रहे हैं, सॉरी स्ट्रेन प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो जितनी भी अमाउंट की हम स्ट्रेन प्रोड्यूस कराएंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेस के प्रतिबल के। प्रतिबल को हम एस बोल रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, विकृति को हमने विकृति बढ़ाने दें या फिर यही रहने दें, तो वो किसके इक्वल आता है, प्रतिबल। जब ये साइड हटाते हैं तो कुछ कोफिशिएंट या कांस्टेंट आएगा, जिसको हम ले लेते हैं ई, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो ये जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, प्रतिबल ओवर में विकृति। अब देखो, अब इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इस ई से पता चलता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। अगर कोई चीज में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि विकृति, सॉरी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, विकृति प्रोड्यूस हो रही है, तो जितनी
जल्दी वो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स हटाने पर उसी डायरेक्शन में आ जाएगी वापस, तो उसको क्या बोलते हैं, अब जितनी जल्दी आएगी, अगर मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब जितनी जल्दी वो फोर्स प्रोड्यूस होगा या फिर जितनी जल्दी स्प्रिंग अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उसी के बेस पे इलास्टिक कोफिशिएंट की वैल्यू निकलती है, जिससे पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रत्याशता कितनी ज़्यादा है। अगर वो बहुत धीरे धीरे अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा तो उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये हुक्स लॉ है, ये हुक्स लॉ है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे वो आएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्याशता गुणांक, आयतन प्रत्याशता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और अपरूपण प्रत्याशता गुणांक आएंगे। तो इनकी डेफिनेशंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हम अपने आने वाले लेक्चर में इन तीनों डेफिनेशन और उसके साथ अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैंने एक वायर का एग्जाम्पल लिया, उसको मैं हमेशा फोर्स लगा रही हूँ लेंथ के अलोंग, तो जैसे फोर्स लगा रही हूँ तो मैंने हमेशा हर बार जो है वो लेंथ को इसी तरीके से बढ़ी हुई दिखाई दी है, यानी कि मैंने क्या है लेंथ में जो चेंज डेल्टा न्यू दिखाया है। जबकि अगर हम नॉर्मल देखें तो ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है कि इस तरीके की हो, लेकिन कई बार क्या है फोर्स बहुत ज़्यादा लगा देने से उसके डायामीटर में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, बहुत माइनर सा चेंज है मान लो इस तरीके का। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कल, जिसको पार्शियल विकृति बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन और इन सब चीज़ों को, जिससे हमें सिग्मा पॉइसन रेशियो निकलेगा। तो और आपके टॉपिक आपके जो इसमें यूनिट है इसमें यंग्स बल्क और सिग्मा और ये जो अपरूपण प्रत्याशता गुणांक है इनके बीच का रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले टॉपिक को करने के लिए पहले सिग्मा का कॉन्सेप्ट समझेंगे, पॉइसन रेशियो को, तो इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।